हेलो एवरीवन, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस थ्योरम के बारे में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम कैसे कंपोजिट और ट्रंकेटेड बॉडीज, राइट, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने कंटीन्यूअस बॉडीज का सीखा था, जो रेगुलर हमें पता है, रेगुलर बॉडीज उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या-क्या होते हैं डिफरेंट एक्सिस के बारे में, ये हम देख लेते हैं। तो हमने बात किया था यूनिफॉर्म रोड के बारे में टोटल। तो यूनिफॉर्म रोड में क्या था हमारे पास, दो तरह से एक्सिस बनता था। अगर ये रोड है और ये अगर एक्सिस लेते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। ये है लेंथ और मास है m। ओके। और फिर यही यूनिफॉर्म रोड में अगर हम एक्सिस हमारा सेंटर ऑफ मास से पास करता रहे तो, और मास m है, टोटल लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12। रेक्टेंगुलर प्लेट भी हमारा, ये अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो ये लगभग रोड की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है। ये अगर इसका लेंथ ए है तो ma²/3 हो जाएगा। ओके। अगर इस एक्सिस के मतलब ये एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट लेते और इसका साइड हम बी मान लेते तो ये हो जाता mb²/3। ठीक है। सर्कुलर रिंग ये एक्सिस है हमारा, ठीक है, ये अगर रिंग है तो इस एक्सिस में और इसका रेडियस अगर आर है तो हो जाएगा mr²। और डिस्क है और उसमें भी जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है तो इसका हो जाएगा mr²/2। होलो सिलेंडर, अब होलो सिलेंडर जो है वो रिंग की तरह बिहेव करता है, राइट। होलो सिलेंडर क्या होता है, रिंग की तरह बिहेव करता है। और इसमें भी एक्सिस क्या ले रहे हैं, इस एक्सिस से, तो इसका हो जाएगा mr²। ओके। और सॉलिड सिलेंडर, ये इसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है डिस्क का, क्या है, थिक डिस्क की तो है है ना। तो ये हो गया सॉलिड सिलेंडर का डिस्क की तरह, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, उसके उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था वही होता है इसका सॉलिड सिलेंडर का। फिर आता है होलोकोन। होलोकोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सॉलिड, या फिर सॉलिड सिलेंडर कह सकते हैं, या डिस्क उसके तरह ही होता है mr²/2। सॉलिड कोन, इसका जो एक्सिस हम लेते हैं, ये होता है 3/10 mr²। बाय द वे ये जो mr²/2 और 3/10 mr², ये इस एक्सिस से ले रहे हैं, ठीक है, जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है हमारा। फिर आता है होलोस्फेयर। होलोस्फेयर का होता है 2/3 mr²। ठीक है। अगेन ये इससे पास कर रहा है। और सॉलिड स्फेयर का क्या होता है, ये आर है तो 2/5 mr²। एंड ट्राइंगुलर प्लेट, अब इसे ध्यान से देखो, अगर ये हमारा ट्राइंगुलर प्लेट है, ठीक है, और ये एच है, बेस ले रहे हैं एच, तो बेस की जो साइड है ना, इसके अबाउट अगर हम लेंगे ना तो mh²/6 आएगा। अब ध्यान रहे, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट है, राइट। हो सकता है इसके सेंटर ऑफ मास से हम पास कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर इस पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो वो नहीं, ये है mh²/6। यहाँ पे जो h है वो इसके बराबर, इसके साइड से है, ठीक है, ये है हाइट बेस से, और उसी बेस के अबाउट हम एक्सिस जो है उसी बेस के लाइन होके जा रहा है, तो ये है mh²/6। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने देखा है, ये सर्कुलर रिंग है, इसमें हमने इस एक्सिस के अबाउट निकाला, राइट। अगर मुझे बोला जाए कि ये है, अभी तो इसके बारे में, ये रिंग है, ठीक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट हमारा आई निकालना हो, ये I1, तो I1 हमें पता है क्या होता है mr²। लेकिन अगर मैं ये एक्सिस लूँ, इसका I2, या फिर मैं ये लूँ I3, तो ये I2 और I3 का वैल्यू क्या होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमें समझ में नहीं आ सकता डायरेक्ट। हमें तो mr² जो पता है रिंग का, वो ये पता है कि जो एक्सिस से पास हो रहा है वो, उसके बारे में। तो इनका कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस केस में ना हमें दो एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उन एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम डिफरेंट एक्सिसेस, राइट, उसका एक तो जो ये नॉन वैल्यू है जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था, इसका यूज करके और इन एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम ना किसी भी एक्सिस के अबाउट, किसी भी जो हमारा रेगुलर बॉडीज है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास दो एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल
एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इनके बारे में हम वन बाय वन जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, राइट। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है? अब इसके लिए ना हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, और ये हमारा एक बॉडी है, रैंडम बॉडी ले लिया। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने मास लिया डीएम, ये हो गया हमारा आर। तो ये एक एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मैं बताया ऑब्वियसली, बता इजीली बता सकते हो। आई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? आई इज इक्वल टू आ जाएगा डीएम, या डी आई हम लिख सकते हैं। डी आई इज इक्वल टू क्या होगा? डीएम आर स्क्वायर। सिंपल है ना। अगर ये आर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वाई वैल्यू, और यहाँ पे ले लिया, और यहाँ से हमने ले लिया, ये आ जाएगा एक्स, है ना। ये एक्स एक्सिस से ले रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो। और इसको तो हम आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? अब समझते हैं, अगर इसी डीएम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आई एक्स कितना आएगा? आई एक्स आएगा ना एम डी एम, और यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? वाई, डी एम वाई स्क्वायर। और सिंपल आई वाई अगर निकाले तो क्या आ जाएगा? डी एम एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर इसी को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आई, इस इसको डी में आई रखते हैं, ठीक है। ये आई बराबर क्या आ जाएगा? डी एम आर स्क्वायर। आर को हम क्या लिख सकते हैं? डी एम, या फिर एक मिनट, यहाँ पे ये, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब ये डी आई को हम लिख लेते हैं, ये पूरा पूरा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? आई, ठीक है। इसको भी कर दो, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा टोटल आई इज इक्वल्स टू, ये डी एम आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर। ये क्या देगा हमें? ये हो गया आई वाई, और ये आई एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? आई इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसका ना अगर मैं इम्प्लीकेशन बताऊँ, इसको समझते कैसे, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी मोमेंट, किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, तो अगर मैं उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो अलग अलग एक्सिस जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, वाई भी परपेंडिकुलर है, एक्स पे ये दोनों परपेंडिकुलर है, उन पे हम कैलकुलेट कर लें, तो उन दोनों का जो सम होगा ना, वो उस एक्सिस के अबाउट निकलेगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हो पोजीशन, और परपेंडिकुलर टू द बोथ द एक्सिस हो, राइट। समझ आया कि अगर एक्स का हमें पता है आई एक्स, वाई का पता है आई वाई, है ना, वाई एक्सिस के अबाउट आई वाई, तो इन दोनों का जो सम होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये देगा इस एक्सिस के अबाउट जो कि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसका यूज कैसे है, मतलब एक यूज से समझते हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क अबाउट द एक्सिस एज शोन। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है, इस एक्सिस पे हमें क्या पता था? बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे देखूं, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे ये है हमारा रिंग, ठीक है। हमें इस एक्सिस के अबाउट पता था कि आई होता है एम आर स्क्वायर, और जो इस क्वेश्चन में बोला गया है ना, इस क्वेश्चन में इस एक्सिस के बारे में बात किया गया है, अब जो कि इसी के प्लेन में है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें भाई? हमें तो ये पता है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ना दो एक्सिस ले लेंगे,
एक ले लेते हैं इधर से, इसके अबाउट निकाला ना, ये एक्सिस ले लिया हमने और एक एक्सिस ले लिया, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, इसको माना आई। अब देखो रिंग में किसी भी एक्सिस के अबाउट लेंगे प्लेन पे तो सेम ही आएगा ना, अगर वो सेम है तो ये भी आई किसी भी एक्सिस का मतलब कि उसी के प्लेन में, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म बॉडी है। ऐसा नहीं कि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस डायमीटर के अलोंग ले लेंगे तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा, नहीं ना। ये तो कोई भी डायमीटर सर्कल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है ना, है कि नहीं। और इन दोनों के अबाउट जो ये इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनको अगर ऐड कर दे तो वो क्या देगा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो सम होगा वो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जो इन दोनों मोमेंट ऑफ एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर हो एक्सिस, ठीक है। तो इसी को पता है और इसका इसका वैल्यू में पता होता है, ये क्या आएगा हमारे पास, एम आर स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट, एम आर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम आई वाई मान लेते हैं या आई जेड मान लेते हैं। तो आई जेड हमारे पास ये हमें पता है, ये नोन है एम आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस आर है तो, है ना। और ये आई प्लस आई यानी कि 2i एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2i, और यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2। इसको आप लर्न कर भी सकते हो और याद रखना है इसको, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली इसको हम यूज़ करेंगे, है ना। कि अगर कोई भी रिंग है उसके प्लेन पे कोई एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो उसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, डिस्क में क्या है, यहाँ भी हम 2 ले लेंगे, ठीक है। ध्यान रहे हमने दो क्या क्या स्मार्टली किया है, दोनों एक्सिस को हमने परपेंडिकुलर ले लिया। अब डिस्क में भी उसी तरह, रिंग में भी रिंग की तरह ही मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी एक्सिस जो उसके डायमीटर के अलोंग हो सेम होता है, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा, आई ये आई। अब इन दोनों को सम करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आई जेड आ जाएगा, और यहाँ पे आई जेड का वैल्यू कितना है, आई जेड का वैल्यू होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, अगर रेडियस आर है तो, है ना। तो ये हो जाएगा आई प्लस आई अगेन एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। ये भी अगर याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन कहीं से नहीं। ये था हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब बात करते हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, समझते हैं इसको। एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी लिया हमने, ठीक है। अब अच्छा, इसको समझने से पहले ना एक सिंपल सा रिकॉल करवा देता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि देखो, हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे, सेंटर ऑफ मास का अगर हम ये एक्सिसेस ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने डीएम लिया, हमारे पास एक्स सी एम या आर सी एम बराबर क्या होता था, या एक्स सी एम ले लेते हैं, एक्स सी एम इक्वल क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब ये कब करते थे, जब यहाँ पे ये 0 0 है ना, ओके। और ये वैल्यू हमारा इसका यहाँ से यहाँ तक डी एक्स आ रहा था। अब इसी का यूज करके हम ये इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। अगर हम इसी पॉइंट को यहाँ पे ले लेते थे तो ऑब्वियसली एक्स सी एम का वैल्यू 0 आ जाता था, ठीक है। क्योंकि अब हम जो डीएम है उसको ही हम, ये जो डीएम का पोजीशन है इसको ही हम 0 मान ले रहे हैं, ओरिजिन मान ले रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता था कि ये एक्स स्क्वायर हमारा 0 हो गया, समझा। ये है लॉजिक इसमें, इसी का ये एप्लीकेशन हम करेंगे यहाँ पे। तो क्या करना है हमें, ये इसी को, ये हमने बॉडी लिया, ये एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे किसी एक पॉइंट छोटा सा डीएम मास है, इसका अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारे पास क्या होगा, आई बराबर डीएम, और इसका ये है हमारा पूरा एक्स और ये है वाई, डी एम
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और इससे इसका डिस्टेंस क्या आएगा, ये हमने ले लिया वाई डैश, या इसको कर लो y1 x1, है ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और ये भी एक्सिस यहाँ ले रहे हैं, इस सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसको हम IC ले लेते हैं, राइट। ये IC मतलब कि जो DM है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो क्या हो जाएगा DM x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत है ना, कहीं से कोई कंफ्यूजन। अच्छा एक और चीज समझते हैं, यहाँ से इस ये जो पूरा हमारा y है, ये इसके जो हमारा सेंटर ऑफ मास है इसके कोऑर्डिनेट को हम XC और YC ले ले, तो हम y को लिख सकते हैं, वी कैन राइट क्या, x इक्वल्स टू XC प्लस x1 और y इक्वल्स टू ये y इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये जो होगा ये YC आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का पोजिशन, और यहाँ से y1 एंड करेंगे तो y आएगा, राइट। YC प्लस y1 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं DM, या अच्छा इसको DI रख लो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, DI इक्वल्स टू, इसको I कर लेते हैं, चलो DI इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DM x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं x को इंटीग्रेशन DM, x को लिख सकते हैं XC प्लस x1 स्क्वायर प्लस YC प्लस Y1 स्क्वायर। अब इनको हम फर्दर एक्सपेंड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा XC स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2XC x1 प्लस YC स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर प्लस 2YC Y1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन DM, ये XC और YC वाले को अलग कर लेते हैं, XC स्क्वायर प्लस YC स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन DM, हमारे पास कितना हुआ x1 स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन DM 2XC x1 प्लस इंटीग्रेशन DM 2YC Y1, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी तरह का, ये हो गया टोटल I उस बॉडी का। अगर एक बात समझो, ये क्या हो गया हमारे पास XC स्क्वायर YC स्क्वायर, इसको हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये XC क्या है इसका, अब मान लेते हैं कि ये एक्सिस और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है हमारा D, ठीक है। यानी कि XC स्क्वायर प्लस YC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास D स्क्वायर, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू D, इसकी जगह पे ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, इसको हमने कर दिया D, और DM को इंटीग्रेट करेंगे पूरे बॉडी को, तो ये क्या आ जाएगा टोटल बॉडी का मास यानी कि M, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MD स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस ये क्या आएगा, ये हमारा IC हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पूरा होल बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, है ना। अब ये DM 2XC x1 प्लस इंटीग्रेशन DM 2YC Y1। अब एक बात समझो, अगर हम यहाँ पे इसको ओरिजिन मान करके सारा डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट किए थे, अगर हम इसको ओरिजिन न मान करके इसको ओरिजिन मान लें, ठीक है, तो इसमें क्या
प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास जो एक्स सी एक्स वन का वैल्यू उसको हमको जीरो लेना पड़ेगा। अगर वो जीरो लेते हैं, है ना, तो हमारे पास ये दोनों पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। कंसीडर origin at center of mass, then xc जीरो हो जाएगा एंड yc भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों टर्म जीरो हो गया, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगा I इक्वल्स टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, और यही है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमें क्या मिलता है, ये तो डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब इससे हमें टेक अवे पॉइंट्स क्या लेने हैं, फॉर्मूला तो याद रखना है कि आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। अब यहाँ पे समझते हैं बात को, ये आई जो है वो इस एक्सिस के अबाउट है हमारा, आई सी है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और एम डी स्क्वायर है टोटल मास ऑफ द बॉडी, एंड डी क्या था, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली अगर लेमन भाषा में समझे तो क्या ये कहना चाह रहा है थ्योरम कि अगर किसी भी बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी ऐसे एक्सिस, किसी रैंडम एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, उसी एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का निकाल लेंगे, जो जनरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, बहुत बार ये हमें पता भी होता है ना। और फिर टोटल मास इनटू जो दोनों एक्सिस है, इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, दोनों के बीच का, ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा एक और चीज, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था ना, ये था हमारे पास ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट, मतलब कि सिर्फ प्लेनर बॉडीज हैं उन्हीं पे ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम कर सकता है। लेकिन जो हमारा ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए, राइट, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, और इज कैन बी एप्लीकेबल, कैन बी यूज्ड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि 3D ऑब्जेक्ट्स भी हैं, उनके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे थे बोथ एक्सिस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, जो एक्सिस है और सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पास हो रहा है वो दोनों पैरेलल होना चाहिए। स्क्यू वेक्टर्स जो होता है इसमें इनकी में ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं होता, जो मैंने बताया कि 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ दिस टू एक्सिस वन मस्ट पास थ्रू सेंटर, एक को जो हमने लिखा है आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ये एक एक्सिस जो है वो हमारे ये मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए एक कम से कम एक जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, तभी ये अप्लीकेबल होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका यूज कैसे करता है इस स्टेटमेंट का, ये हम ना एक जो लास्ट में क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं समझा दूंगा ये पार्ट, ठीक है। अब जैसे इसका यूज देखते हैं, एक नॉर्मल ये रिंग है हमारे पास, ठीक है, इस रिंग में हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अब इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो सिंपल है, हमारे पास हमें पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या पता था कि अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं इसी लाइन के पैरेलल एक सेंटर ऑफ मास जो इसका यह सेंटर है इसके पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लूंगा, ये हो जाएगा आई सी इसके अबाउट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसको ले लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी। अब ये डी क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा, देखो ये आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर बाय सॉरी आर रूट टू, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो डायमीटर है परपेंडिकुलर डायमीटर ये दूसरे को बाइसेक्ट कर लेंगे, तो ये आर रूट टू है, ये जो डिस्टेंस होगा ये आर रूट टू बाई टू हो जाएगा, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास आर रूट टू बाय टू, विच मीन्स आर अपॉन रूट टू, और ये जो डिस्टेंस होगा वो आर स्क्वायर डी इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
है ना। और यहाँ से ये क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, डी इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है हमारे पास, स्क्वायर रूट आर का वैल्यू कितना है, सॉरी आर स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू कितना है, आर अपॉन रूट टू, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू। तो ये 2 माइनस वन दैट इज अगेन आर स्क्वायर, तो ये होगा अगेन आर बाय रूट टू, डी का वैल्यू। ठीक है, अब हम इस पर जो हमारा पैरेलल सिस्टम है वो अप्लाई करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई सी, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट आई सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले तो ये लिख लेते हैं आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, अब आई सी का वैल्यू क्या है, अभी मैंने बताया था रिंग, रिंग का कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके, कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ। रिंग के लिए क्या था, एम आर स्क्वायर बाय टू, है ना। तो ये आ गया एम आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस मास, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, डी का वैल्यू कितना है, आर अपॉन रूट टू, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर अपॉन रूट टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन टू, विच मीन्स एम आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये यूज इस तरह से यूज करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज। कोई दिक्कत, अब यहाँ देखते हैं, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये डिस्क है, दोनों क्या है, डिस्क। तो इस केस में क्या है, अगेन यहाँ पे तो ये डिस्टेंस हमें पता है कितना होगा, जैसे इसमें डी का वैल्यू कितना आ गया था, आर बाय रूट टू, तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, आर अपॉन रूट टू। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर से पास होता हुआ इस एक्सिस के पैरेलल हम एक एक्सिस ले लेंगे, इसको लिख लेते हैं आई सी। आई सी का वैल्यू कितना होगा, अब ये डिस्क के केस में क्या है, एम आई सी का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय फोर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई, आई इज इक्वल टू आ गया पहले तो एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस टोटल मास इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, आर अपॉन रूट टू, तो एम आर अपॉन रूट टू का स्क्वायर, विच मीन्स एम आर स्क्वायर अपॉन फोर प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन टू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 एम आर स्क्वायर। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत, इजी हो रहा है। अब यहाँ पे देखना है, ये अब ये एक्सिस ना टेंजेंट के लॉन्ग है, ठीक है, ये हमने एक सेक्टर के ले लिया था, यहाँ पे टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग निकालना आसान है क्योंकि हम ये डी में पता होता है कि आर है। हम क्या लेंगे, इसके पैरेलल सेंटर से पास होता होगा ये हो जाएगा हमारा आई सी, और इसको हम लिख रहे हैं आई, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। अब यहाँ आई सी का वैल्यू अगेन हमें पता है एम आर स्क्वायर बाय फोर होगा प्लस मास, और ये डी किस क्या होगा यहाँ पे आर, एम आर स्क्वायर, तो ये कितना होगा 5/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा परपेंडिकुलर सिस्टम, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो यहाँ पे इसका निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ निकालना है आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत लोग करेंगे, अरे बहुत आसान है, यहाँ पे सिंपल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, और क्योंकि इन दोनों के एक्सिस के बीच में आर होगा तो आई सी हो जाएगा रिंग, ये जो हमारा सेमी सर्कुलर रिंग होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 mr स्क्वायर, राइट, रॉन्ग। अब यहाँ पे ये रॉन्ग क्यों है समझाता हूँ। देखो हमने क्या क्या था यहाँ पे, जो आईसी लिया था वो सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ, देखो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसका इस एक्सिस के अबाउट, राइट, इसको मिल लेते हैं आई वन, आई वन इज इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर। ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ना, ये जिस सर्कल का पार्ट है ये उसका सेंटर है, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है इस रिंग का, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या है, तो याद करो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का मैंने एक तरीका बताया था, याद रखने का क्या था, चीटिंग तो होते रहेगा, सिलेबस देख लो, चीटिंग तो होते रहेगा, सिलेबस देख लो, ये क्या था,
ये था सॉलिड कोन, ये ट्रायंगुलर प्लेट, ये होलो हेमिस्फेयर, ये सेमी सर्कुलर रिंग, ये सॉलिड हेमिस्फेयर और ये डिस्क। ठीक है, यहाँ पे था 2 3 4 और इधर भी था 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आया पाई 8 3 पाई। अब इसमें आया h, इसमें भी आया h, यहाँ पे आया r, यहाँ भी आया r, यहाँ भी आया r, यहाँ भी आ रहा है। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, सॉरी सेंटर ऑफ मास था, ये 2r/पाई था। कहाँ से? इस जगह से। ठीक है, ये हम ले लेते हैं h का वैल्यू मान लो, तो ये है 2r/पाई। यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास। तो हमें तो यहाँ पे IC पता ही नहीं है ना, इस एक्सिस के अबाउट हमें तो सेंटर ऑफ मास पता ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमें पता क्या होता है, I इज इक्वल्स टू IC प्लस MD²। ये आता है हमें, राइट। यहाँ पे हम I का वैल्यू ये ले लेते हैं, I1 का वैल्यू क्या ले लिया हमने, या ऐसे कर लेते हैं, I1 इज इक्वल्स टू IC प्लस इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा है MD²। ठीक है, और यहाँ पे D के जगह पे हम H कर लेंगे, ये H। तो IC का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब I1 का वैल्यू कितना है हमें पता है, mr²। IC का वैल्यू कितना है ये नहीं पता हमें, ये पुट सिर्फ IC है, ये मास m, और D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r/पाई का स्क्वायर। इन दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, यही ना, जो इसका पोजीशन है सेंटर ऑफ मास, 2r/पाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। IC का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये mr² माइनस ये हो जाएगा 4mr² बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास IC का वैल्यू, कोई दिक्कत। अब हमें IC का वैल्यू पता है यहाँ से, अब हम इसका निकाल सकते हैं। तो I बराबर क्या आएगा हमारे पास, IC प्लस, हम इसको D मानते, ये आएगा D, MD²। ठीक है, इसको D मतलब ये अब D का जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये आएगा, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, IC हमने निकाल लिया है mr², और ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस 4/पाई², ये है IC। ठीक है, ये वैल्यू हो गया IC प्लस MD²। अब मास तो हमारा m है, और D का वैल्यू, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस 2r/पाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस एक्सिस। समझ में आई बात? यही कहने का मतलब था इस लास्ट पॉइंट का, कि आउट ऑफ दीज टू एक्सिस वन मस्ट पास थ्रू द सेंटर। ठीक है, अब ये सेंटर का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट बॉडीज। देखो, कंपोजिट बॉडीज में क्या होता है कि हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज में हम क्या करते हैं, सभी जो रेगुलर बॉडीज हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पे एक रिंग है, और रिंग के एंड पे एक स्फेयर है। ठीक है, ये हो गया रिंग, और ये हो गया हमारे पास डिस्क, लेट्स से डिस्क, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों शेप्स का अलग अलग निकाल करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सिंपल ऐड कर दूंगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से कि ये हमारा हो गया I1 IR, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ID। तो जो पूरा कंपोजिट बॉडीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, IR प्लस ID। क्योंकि ये स्केलर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? मतलब जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सभी शेप्स का इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है निकाल लेंगे और सिंपल ऐड कर देंगे। ये है कंपोजिट बॉडीज का। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से कि हमें निकालना है इसके एक्सिस के अबाउट। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस है,
इसके एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस ऊपर वाले रिंग का निकालेंगे उस एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होगा? हमें पता है कि यहाँ इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास करता हुआ mr²। इसके अबाउट निकालना है। अब सिंस ये दोनों पैरेलल है तो हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास इस एक्सिस का ले लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 लेते हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 लिख लेते हैं। I1 का वैल्यू कितना आएगा? I1 का वैल्यू आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this ring about the center of mass, about the axis passing through the center of mass। तो क्या हो जाएगा? IC है, इसके लिए जो IC आएगा प्लस md1²। IC का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? mr² रिंग का प्लस मास, और इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r, ये भी mr²। तो क्या हो गया हमारे पास? m2mr²। ये हो गया I1 का वैल्यू। अब इस रिंग का देखते हैं। इस एक्सिस के पैरेलल हमारा क्या होगा? ये एक्सिस जाएगा ऐसे करके, है ना? ये छल्ला, ये भी रिंग है, ठीक है? इसका इस एक्सिस के अबाउट निकालना, सबसे पहले इसे सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ निकलेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट निकलेगा, क्या आएगा? अगर हमें I2 निकालना है तो अगेन IC प्लस md2²। IC का वैल्यू कितना हो जाएगा? mr²/2, है ना? ठीक है, ये पता है ना कि उसके डायमीटर के अलोंग जो सेंटर ऑफ मास होता है, एक्सिस होता है, उसका होता है mr²/2। हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था इसी को, प्लस मास m। अब देखो इस एक्सिस, ठीक है, ये जो एक्सिस है और इस एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? r प्लस r, 2r प्लस एक और r, 3r। तो 3r का स्क्वायर, राइट? तो टोटल हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे? ये mr²/2 प्लस 9mr², और हमारे पास जो I का वैल्यू आ जाएगा वो आएगा I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू है 2mr² प्लस mr²/2 प्लस 9mr²। इसका मतलब कितना हुआ? 9 प्लस 2 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23/2 mr²। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं? ये और टोटल I का वैल्यू। अब ये तो हो गया कंपोजिट बॉडीज के बारे में। ट्रंकेटेड बॉडीज, सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। ट्रंकेटेड बॉडीज में क्या है कि हम, जैसे ये बॉडी है, अगर हमें यहाँ से कुछ एक शेप का कट करके हमने बॉडी को निकाल लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले बॉडी का जो पूरी मास के साथ था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे I1, ठीक है? और जो ट्रंकेटेड बॉडीज है, इसका बाद में हम कट करके निकाल रहे हैं, उसका उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है? जो एक्सिस है हमारा, उसका निकालेंगे I2। इंडिविजुअली अलग अलग निकाला, फिर I1 में से, पहले वाले से जो ओरिजिनल बॉडी थी, उस उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से दूसरे वाले जिसको हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। ठीक है, ट्रंकेटेड बॉडीज है, बस सिंपल यही करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, a small disk of radius r/3 is removed as shown in figure. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of disk and passing through the center of disk is। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है? और फिर इस जो हमने कट करके निकाला नया एक शेप डिस्क, उस डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे, जो कि मान लेते हैं हम I2, और पहले वाले का हमने I1 माना, और I1 में से I2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो रिमेनिंग बॉडी है उसका। ठीक है, तो I1 का तो वैल्यू कितना होगा हमारे पास? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका मास निकालना पड़ेगा, और मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो डिस्क है उसका सरफेस मास डेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा? डिस्क का टोटल मास यानी कि 9, यहाँ पे छपा है, यहाँ पे 9m आएगा, 9m, ठीक है, डिवाइड बाय पाई r², है ना?
ये हो गया सरफेस मास डेंसिटी। अब इसका जो एरिया है, एरिया हमारे पास स्मॉल एम मास मान लेते हैं इसका। इसका वैल्यू कितना होगा, सरफेस मास डेंसिटी इनटू उसका एरिया। ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी कितना है 9m/πr²। और इसका एरिया कितना होगा, तो पाई और आर का वैल्यू कितना है इसका, r/3 है ना, r/3 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 9m/πr² और यहाँ भी πr² अपॉन 9 आ गया। ये 9 कट गया, ये πr², ये πr², बचा कितना, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, यानी कि ये हो गया हमारे पास मास। कोई दिक्कत। अब हम I2 का वैल्यू निकालना चाहें तो I2 का वैल्यू कितना होगा, या टोटल I का वैल्यू अगर दैट निकालना चाहे तो I1 माइनस I2 है ना। I2 का वैल्यू कितना होगा, I2 का वैल्यू हो जाएगा पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट, तो ये हो जाएगा m। और r का वैल्यू कितना है, mr/3 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा mr²/18। ठीक है, और ये तो हो गया IC प्लस, साथ ही साथ इन m और इन दोनों के एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास कितना हो गया m और 2r/3 का स्क्वायर, तो प्लस कितना होगा, ये हो जाएगा 4mr²/9। यानी कि अगर इसको I2 का वैल्यू प्रॉपर कैलकुलेट करें तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना होगा 4 2 8 प्लस 9, 9mr²/18 2, तो ये आ गया mr²/2। अब हमारे पास नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I1 माइनस I2। I1 का वैल्यू है 9mr²/2 और ये 9mr²/2 माइनस mr²/2 which means 8mr²/2, that means 4mr²। ये हो गया I का वैल्यू। कोई दिक्कत, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, अबाउट द एक्सिस जो कि यहाँ दे रखे हैं। तो मान लेते हैं कि इस एक्सिस को हम मानते हैं I1। ठीक है, इस एक्सिस को मान लेते हैं I2, और एक दो एक्सिस हो गया, इसको मान लेते हैं हम I3 और इसको मान लेते हैं I4। ये जो एक्सिस है इसको मान लेते हैं I5 और इसको मान लेते हैं हम इस एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस जो है 6। अब हमें इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सभी एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो अगर I1 की बात करें, I1 क्या होगा, सिंपल, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mb²/3 I1 का वैल्यू। उसी तरह से अगर मैं I2 का वैल्यू निकालूं तो उसमें क्या आ जाएगा, ma²/3, है ना। कोई दिक्कत। अब अगर मैं I3 की बात करूं, I3 का वैल्यू कितना आएगा, अब ये इसके 20 से पास हो रहा है तो क्या आएगा, mb²/12, है ना। रोड का 20 हमें याद है ना, रॉड के 20 से पास होता है तो ml²/12 होता है, और एक्सिस से एंड से पास हो रहा होता है ml²/3। सेम लॉजिक हम यहाँ लगा रहे हैं। I4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब वो इधर इस लेंथ, उसके लिए ए लेंथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा ma²/12। कोई दिक्कत। अगर मैं I5 की बात करूं, I5 की बात करूं तो ये एक्सिस I4 एंड I3 ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पॉइंट पे। तो I5 इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का सम। तो हम लिख सकते हैं I5 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4, जो कि आ जाएगा हमारे पास कितना, m/12 a² प्लस b²। कोई दिक्कत। और उसी तरह से I6 की बात करें तो I6 में किन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, I1 और I2 जो ले रहे हैं इन दोनों एक्सिस का। तो हमारे पास जो I6 है वो I1 प्लस I2 आ जाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो ये आ जाएगा
हमारे पास m बाय 3a² प्लस b²। सिंपल, कोई दिक्कत कहीं पे। अगर मुझे यहाँ पे भी निकालना होता, इस जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता इस पॉइंट पे, तो इसको मैं मान लेता I7 किन किन एक्सिस का सम होता, तो ये I3, मतलब ये I3 एंड I2 का सम होता। यहाँ पे अगर मैं I7 कैलकुलेट कर रहा होता तो वो होता I3 प्लस I2, I3 प्लस I2। ठीक है, अगर सिंपल यानी कि m ए I3 mb² by 12 और I2 ma²/3 प्लस mb²/12। अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना होता है यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ I8। तो ये किन किन एक्सिस का सम होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये I1 का प्लस I4 का। कोई दिक्कत नहीं। I1 हो गया हमारे पास mb²/3 और I4 का वैल्यू कितना हो गया, I4 हो गया ma²/12। कोई दिक्कत। तो हम कर सकते हैं, अगर हमें नॉन शेप है, स्क्वायर प्लेट है, किसी भी एक्सिस दे रखा है, ठीक है, किसी भी साइड के पैरेलल या कि प्लेन परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें इस रेक्टेंगुलर प्लेट का, ठीक है, अबाउट इट्स डायगोनल। तो मान लेते हैं ये आई। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगुलर इस जो रेक्टेंगुलर हमारा बॉडी है, इसको ना ये डायगोनल दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगुलर प्लेट का निकाले और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा बॉडी का, है ना, क्योंकि जो दोनों प्लेट है एक ही एक्सिस के अबाउट है। कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा हमारा I1 इसक, और हमारे पास I का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2I1। अब I1 निकालने के लिए हमें चाहिए हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट, इसको h, तो क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू क्या होगा, mh²/6। अच्छा, एक और चीज, इसका मास हमने ले लिया कैपिटल M, तो इस ट्रायंगुलर प्लेट होगा उसका मास कितना, हाफ, यानी कि m/2 h²/6। ये 2 चला गया, बचा कितना, mh²/6। कोई दिक्कत नहीं। h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो h का वैल्यू हमारे पास होगा क्या, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस कितना है हमारे पास ये। अब ये जो डायगोनल का लेंथ होगा कितना होगा, √a² प्लस b², है ना, और हाइट h। अब साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका हाफ है, यानी कि AB/2 इज इक्वल्स टू हाफ √a² प्लस b² इंटू h। ये कट गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया, AB/√a² प्लस b²। यही h का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, I का वैल्यू, I इज इक्वल टू m/6 h², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² b² प्लस b²। ये आ गया हमारे पास I का वैल्यू। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हमारा अगर I का वैल्यू है, ये तो रेक्टेंगल के लिए हो गया। अगर हमारे पास स्क्वायर होता और हमें सेंटर ऑफ मास इसका जो है, या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता, तो हम कैसे करते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो मान लेते हैं इसका साइड A है और मास है m, है ना, साइड क्या है A और मास m। तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो एक्सिस है और ये एक्सिस, ये दोनों एक्सिस के अबाउट इसका I का वैल्यू कितना आएगा, और ये भी I। अब सिंस इसके अबाउट भी मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, इसके अबाउट भी मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, I का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली ma²/m a² यही आएगा, राइट। और ये जो हमारा, ये मान लिया हमने I1, तो नेट I, ये जो इसके अबाउट निकालना है, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू I1, है ना, I1 प्लस I1, 2 इंटू I1, या ऐसे I1 प्लस I1, यानी कि
एम ए स्क्वायर बाय 2 इंटू आई वन, दैट मीन्स 2 इंटू एम ए स्क्वायर अपॉन 12, ये 6 हो जाएगा, विच मीन्स एम ए स्क्वायर अपॉन 6। कोई दिक्कत नहीं। इसको ना हम एक और मेथड से कर सकते थे, कैसे? ट्राइंगल के पार्ट करके। अगर हम इसको ट्राइंगल डायगोनल के अबाउट कैलकुलेट करते थोड़ा सा लंबा बनता, ठीक है? तो एक डायगोनल जो होता है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता, इसका जो हाइट होता, राइट, ये ए वाले हाइट कैलकुलेट करते और फिर इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हमने ये कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आगे बात करते हैं इस जगह पे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें निकालना क्या है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, राइट। तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। कैसे? पहला मेथड क्या है? मेथड 1। पहला मेथड है हमारे पास कि हम इसको ना, जो फॉर्मूला है ट्राइंगल के बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो कर लेंगे। अब सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हर साइड जो है वो एक हाइट की तरह करेगा, अगर दूसरे को हम बेस मान ले तो हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू, और इसका मास एम मान रहा है तो एम एच स्क्वायर बाय 6, राइट। इस एक्सिस के बाद अगर आई वन के इसको मान ले आई टू, तो आई वन बराबर क्या होगा, एम एच स्क्वायर, यहाँ पे इस एक्सिस को ले रहे हैं तो हाइट ये हो जाएगा, है ना। तो एम ए स्क्वायर अपॉन 6, और आई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन 6। अगर इसको इस एक्सिस को मार रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, मतलब हाइट ये हो जाएगा, राइट। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, और इन दोनों को सम करेंगे तो 2 एम ए स्क्वायर अपॉन 6 विच मीन्स एम ए स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया आई का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मेथड 2। मेथड 2 कई जगहों पे जो ये मेथड है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ढूंढने में। कैसे? समझो, इसको हम क्या करेंगे ना, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक इमेजिन करेंगे, ठीक है। ये एक स्क्वायर हो गया, इमेजिन, इसको एक्सटेंड किया हमने तो ये एक स्क्वायर का शेप बन जाएगा, राइट। क्योंकि ये राइट एंगल है तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर ब्रेक कर रहे हैं और ये साइड सबका सेम हो जाएगा। तो ये एक तरह का स्क्वायर बन गया कि नहीं, ये पूरा, जिसका मास होगा 4m एम 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 एम, राइट। और साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, a√2, है ना। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसका आई मान ले, इसका भी आई, इसका भी आई, इसका भी आई, तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा आई ऑफ स्क्वायर, ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर, उसके पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट, राइट। तो इसका क्या होगा, मास इनटू साइड का स्क्वायर, मास इनटू साइड का स्क्वायर अपॉन 6, है ना। अभी सीखा था हमने एम ए स्क्वायर बाय 6। यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, एम 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 4m, है ना, इनटू साइड का होगा a√2 स्क्वायर अपॉन 6। और ये जो आई है सही है कितना, 4 टाइम होगा, मतलब आई ऑफ स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इन सब का 4 टाइम्स, तो 4i इक्वल्स टू 4m इंटू 2a स्क्वायर अपॉन 6। ये 4 कट गया, ये 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू एम ए स्क्वायर अपॉन 3। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, कभी कभी जो हमारे पास निकालना होता है हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें। अब गलती क्या करते हैं बच्चे कि मान लो कि मैंने इसको बेस माना और ये हाइट मुझे पता है, तो मैंने इस एक्सिस के अबाउट निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब नहीं निकलेगा, है ना। पूरे जैसे एग्जांपल में दे रहा हूँ, क्या करते हैं मिस्टेक, ये है एक शेप, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इसकी हाइट पता है इस एक्सिस के अबाउट,
इसका इस साइड का पता है m। तो मैं इस एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगुलर प्लेट का अगर निकालना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ मैं mh²/6। ठीक है, h क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये पूरे बॉडी का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये और एक्सिस और ये इसका जो एक्सिस हैगा वो अलग होगा, क्योंकि इसके लिए जब mh²/6 लिखेंगे तो वो इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, राइट? ये उसका h होगा। समझ में आई बात? अगर मुझे इस पूरे बॉडी का निकालना है तो मुझे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पैरेलल, मतलब जो पैरेलल थ्योरम है उसका यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि मुझे इस बॉडी का सेपरेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली सिंपली से 2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।